हाय। मेरा नाम पार्थ है और मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो आज मैं आपको कुछ डेवऑप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए मैं पेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैं आपको इस वीडियो में क्या-क्या बताऊँ, ठीक है? सो मैंने अपना पेंट खोल लिया है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि हमारा बेसिकली हम किन-किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेवऑप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले डेवऑप्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा। मतलब मैं आपको थोड़ा बताऊँगा कि डेवऑप्स होता क्या है और इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताऊँगा ताकि आपको समझ सके कि बेसिकली हम डेवऑप्स में करते क्या हैं। उसके बाद मैं आपको डेवऑप्स के कुछ कॉमन टूल्स के बारे में बताऊँगा। डेवऑप्स टूल्स एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊँगा कि एक रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर हमारा जो डेवऑप्स होता है, उसका वर्क फ्लो कैसा होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मेरी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस एडब्ल्यूएस के अंदर है, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, बेसिकली एग्ज़ाम्पल्स दूँगा आपको कौन-सा एडब्ल्यूएस सर्विसेज़ तो बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले डेवऑप्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं और थोड़ा मतलब समझ में आएगा, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन हम करेंगे फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि रियल टाइम डेवऑप्स में क्या है, तो डेवऑप्स के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट और बेसिकली जो लाइफ साइकिल होती है, उसे हम ऑटोमेट करते हैं और हम उसे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं ताकि सॉफ्टवेयर को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, उसमें चेंजेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है, वो आपकी बेसिकली अच्छी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए और जो जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आपकी जो टीम है, उसके बीच में जो बेसिकली आपस में कोलैबोरेशन है, आपस में जो मिलके काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए, उनके बीच में बहुत आसानी से कम्युनिकेशन हो सके, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को समरी में कहूँ, तो डेवऑप्स के अंदर हमारे पास बेसिकली अ, ये काम होते हैं। सबसे पहले हम डेवऑप्स में बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल होती है, उसे हम स्मूथ करते हैं, ठीक है? बेसिकली वी मेक द लाइफ साइकिल ऑफ 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 क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर स्मूथ एंड हम इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी टीम है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि एक डेवलपमेंट टीम है, एक टेस्टिंग टीम है और भी कोई टीम हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो उनके बीच में कोलैबोरेशन हो सके, उनके बीच में वो आपस में बहुत ही ईज़ी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। सो ईज़ी कम्युनिकेशन, तो हम इस तरह से प्रैक्टिसेस से सो बेसिकली अच्छा इस तरह से सकते हैं इंक्रीज वी फॉलो द प्रैक्टिसेस दैट 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 फॉर्म between the different
उसके बाद हमारा इसमें मेन फोकस रहता है बेसिकली सो इसमें हमारा बेसिकली हम ऑटोमेशन पे बेसिकली फोकस करते हैं कि हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकें। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, हमें बार-बार जो हमारी डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है, उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो सब काम हम ऑटोमेट कर सकें और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकें। तो मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, उससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे कि मेरा ऑटोमेशन से क्या मतलब है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जो हम इसमें फ़ॉलो करते हैं, मतलब जो बेसिकली हम जिनको सीखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारे पास होता है टोकन, जिसका हम यूज़ करते हैं। जो मतलब बेसिकली मैं आपको उन टूल्स के बारे में बता रहा हूँ जो डेवलप्स में बेसिकली जिन पे काम करते हैं। फिर हमारे पास CI/CD टूल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जांपल होते हैं डॉकर का, जेनकिंस का, and so many other tools, but these are the common or most popular ones. Okay, not Docker, sorry. It is GitHub that includes companies, Gemini, etc. These are most popular ones, but there are some other also that we can use for CI/CD pipeline. Then हमारे पास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। बेसिकली इसके अंदर हम हम जो क्लाउड के ऊपर जो हम इंफ्रा बनाते हैं, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, वो हम कोड के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। हम बेसिकली AWS, जैसे कि हमारे पास जो कॉमन क्लाउड्स हैं, जैसे कि AWS, एज़्योर वगैरह, वहाँ पे जाके हम बना सकते हैं इंफ्रा कंसोल के थ्रू, बट दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क। सो हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम बेसिकली इंफ्रा को एक कोड के थ्रू बनाते हैं, और उससे हमारा डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंफ्रा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट हो जाता है इंफ्रा को बनाना, चेंज करना। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे मोस्ट पॉपुलर आता है वो टेराफॉर्म है, बट और टूल्स भी होते हैं और लैंग्वेजेस के अंदर इसको लिखा जाता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए काम आते हैं, जहाँ पे हम माइक्रो सर्विसेज का यूज़ कर रहे होते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका नाम है कुबरनेटिस, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। तो बेसिकली इट इज़ ए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। सो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी एप्लीकेशंस को हम छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसके छोटे छोटे फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस को हम उन सिंगल सिंगल फंक्शंस की हम इमेजेस बनाते हैं, और उन इमेजेस को बनाने के बाद हम उसको एक कंटेनर के फॉर्म में डिप्लॉय करते हैं। तो वो अलग अलग फंक्शंस की एक अलग अलग कंटेनर्स बनाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। उसके लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं, जिस वजह से हम बहुत आसानी से कंटेनर्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और एक और एप्लीकेशन हमारी बन पा रही है। तो ये काफ़ी एडवांस टूल में आ जाता है डेवऑप्स के। तो सबसे पहले हम डॉकर, गिटहब एक्शन और गिट सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम AWS वगैरह सीखते हैं, और फिर हम ये कुबरनेटिस वगैरह सीखते हैं। और इसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा लिनक्स भी आना चाहिए, बिकॉज मोस्टली जो हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि हम क्लाउड के अंदर उसको डिप्लॉय करें, तो वहाँ पर हम अगर उसको किसी मशीन में डिप्लॉय करें, तो उस मशीन के अंदर, उस वर्चुअल मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो लिनक्स है। तो इसलिए आपको लिनक्स आना चाहिए, ताकि आप उसके अंदर काफ़ी सारे आसानी से आपको डिप्लॉयमेंट हो सके। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप उसको डिबग कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से लिनक्स और उसकी कमांड्स आती है, आपको उसका फुल स्ट्रक्चर आता है, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारे पास ये टूल्स हो जाते हैं, और हमें इनको सीखना है। अब हम बात करते हैं कि
अब आपको मैंने ये बता दिया कि डेवऑप्स होता क्या है, मैंने आपको ये बता दिया कि हम डेवऑप्स के अंदर बेसिकली क्या करते हैं या फिर किन टूल्स को सीखते हैं। बट अगर आपको डेवऑप्स का क्या काम है कि वो एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को स्मूथ बना रहा है, वो चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स जो हैं उनके बीच में उनके काम में बहुत ही आसानी से कम्युनिकेशन हो सके, उनके बीच में कोलैबोरेशन हो सके। तो वो सब चीज़ें कैसे हो सकती है, तो वो मैं आपको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे एक वर्क फ्लो रहता है उससे उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक डेवलपमेंट टीम होती है। मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि सबसे पहले आपकी एक डेवलपमेंट टीम होगी जो आपके सॉफ्टवेयर का कोड लिखेगी, आपका फ्रंट एंड का कोड होगा और बैक एंड का कोड होगा वगैरह वगैरह। जब वो कोड को लिख ले तो सबसे पहले हमारे पास एक डेवलपमेंट टीम है, ठीक है। बना बना नहीं सकता। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक डेवलपमेंट टीम आ जाती है जो हम इसको डेव टीम बोलते हैं। वो हमारा सब मतलब वो एक स्टार्टिंग कोड लिखेगी, एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखेगी अपने एप्लीकेशन का। जब वो एक एप्लीकेशन का कोड लिख लेती है तो क्या करते हैं कि हम इसको डॉकर के थ्रू डिप्लॉय कर देते हैं। मतलब बेसिकली डॉकर के थ्रू हम उस कोड की एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉकर आता है। सो हमारे पास इनके डॉकर है। तो यहाँ पर हम इस कोड की इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि अ, एक डेव टीम ने अपना सारा कोड लिखा। उसके बाद उसने इसको गिटहब के अंदर पुश कर दिया। गिट के थ्रू उसने उस गिटहब रिपोजिटरी में पुश कर दिया। और पुश करने के बाद आपने एक डॉकर फाइल लिखी और डॉकर फाइल के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए कि वो रिपोजिटरी से कोड लेगी और फिर वो कैसे इमेज बनाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब वो इमेज कैसे बनेगी उस कोड की। बेसिकली अगर आपको इमेज समझना है तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि डॉकर क्या होता है और वो कैसे इमेज को बनाता है, तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ एक वर्कफ्लो समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि डेवऑप्स होता क्या है, इस और ये क्या करता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो इसके बाद जब हम एक कोड लिखा, हमने उसकी एक इमेज लिखी। इमेज बेसिकली क्या होता है कि उस इमेज में हमने इंस्ट्रक्शंस लिख लिया कि भाई हमारा जो कोड होगा वो कैसे कैसे बनेगा एक्सेट्रा। मतलब वो उस कोड को एक बेसिकली डॉकर के अंदर हमने एक इमेज लिख दी और जब हम उस इमेज से एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर बेसिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जो एक बॉक्स की तरह है। उस बॉक्स में उस कोड को रन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत है वो हम सब सेटअप कर देते हैं। और क्या क्या सेटअप करना है वो हम एक डॉकर फाइल में लिखते हैं जिसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ऐसे कंटेनर्स बनते हैं और फिर हम उन कंटेनर्स को बेसिकली उस इमेज को डिप्लॉय कर देते हैं AWS के अंदर या फिर Azure के अंदर या फिर गूगल क्लाउड के अंदर या फिर और भी बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज होती हैं। तो वहाँ पे हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप AWS की बात करो तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं जिस वजह से हम उस इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन है उसमें हमारे पास एक ECR सर्विस होती है, इलास्टिक कंटेनर रिपोजिटरी समथिंग लाइक दैट। वहाँ पर हम इमेज को स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक होता है ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जिसके अंदर जो इमेज है उसका कंटेनर बनता है, उसकी सर्विसेज बनती है। और इस तरह से वो एप्लीकेशन वहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है। फिर हमें एक URL मिलता है, उस URL पे हम हिट करते हैं तो बेसिकली कंटेनर चल रहा है, उसके अंदर वो कोड रन हो रहा है और फिर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर ECR और ECS के अंदर भी हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि किस तरह से कंटेनर्स बनते हैं या फिर कैसे सर्विसेज इसके अंदर बनते हैं। उसको भी हम एक डीप डाउन करेंगे आगे की वीडियोस में।
बट बेसिकली हम यहाँ पे ये समझे हैं कि यहाँ पे हमने ये समझा कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो एक वर्कफ्लो यही है कि सबसे पहले एक डेवलपमेंट टीम होती है जो एक कोड लिखती है, फिर वो गिटहब में पुश करती है। पुश करने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट फाइल लिखते हैं जिसे हम इमेज कहते हैं। फिर हम उस इमेज को हम ईसीआर या फिर कोई और क्लाउड है तो वहाँ पे हम उसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद जब वो स्टोर हो जाती है तो उसके बाद फिर वो डिप्लॉय होती है वो इमेज और आपकी एप्लीकेशन चलती है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास एक सी आई सी डी भी होता है। तो वो सी आई सी डी क्या करता है, वो चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है। तो बेसिकली उस सी आई सी डी के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि जैसे ही कोई डेवलपमेंट टीम में कोई भी मेंबर है, अगर वो कोड को पुश करता है गिटहब के अंदर, गिटहब के अंदर अगर वो कुछ भी पुश करता है, तो गिटहब के अंदर अगर वो कोई भी कोड हमारा पुश करेगा कुछ इस तरह से, कोई भी कोड पुश होगा तो वो पाइपलाइन आपकी रन होगी और उस पाइपलाइन के अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको एक इमेज बनानी है। इमेज बनाने के बाद आपको वो ईसीआर में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली एक पाइपलाइन के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि भैया जब भी गिटहब के अंदर कुछ भी पुश होगा, कोई भी कोड, कोई भी चेंज या कोई भी कमिट होगा, तो वो पाइपलाइन रन करेगा। उस पाइपलाइन में फिर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भैया सबसे पहले जो भी पूरा कोड है वो आप उस कोड की आपको एक इमेज बनानी है। उस इमेज को ईसीआर में बेसिकली आपको स्टोर करना है। ईसीआर में स्टोर करने के बाद आपको उसको ईसीएस के अंदर उस इमेज को डिप्लॉय करना है और आपको कंटेनर स्टार्ट करने हैं, आपको सर्विसेज स्टार्ट करनी है और इस तरह से आपको कोड रन होता है। तो बेसिकली ये एक कॉमन सा वर्कफ्लो है। उसके बाद अगर हम AWS की बात करें जो बहुत ही फेमस क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कि सबसे ज़्यादा फेमस AWS ही है। तो उसके अंदर कुछ सर्विसेज होती है बहुत ही कॉमन कॉमन जो आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं उसकी एक लिस्ट आपको बना के दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसान हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको बहुत ही कॉमन सर्विसेज बताऊंगा, वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं और ज़्यादातर शायद काम भी नहीं आती होगी, बट एक रियल टाइम में क्या क्या सर्विसेज आपके पास काम आती है तो आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें वीपीसी के बारे में पता होना चाहिए। वीपीसी से रिलेटेड कुछ और सर्विसेज होती है, जैसे आपको सबनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको टेबल के बारे में पता होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद ये कुछ बेसिक्स है, आपको EC2 के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक वर्चुअल मशीन की तरह, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ऐसे ही AWS वालों ने कोई कंप्यूटर कहीं पे सेटअप कर रखा है और हम उसको रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसे हम एक वर्चुअल मशीन कह देते हैं क्लाउड में। बट वो असल में एक रियल मशीन है जिसको हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, एक तरह से ऐसा कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि ECR, ECS, फिर कुछ बहुत ही कॉमन सर्विसेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर प्रोजेक्ट में बेसिकली यूज होती है, जैसे कि S3। तो S3 बेसिकली एक स्टोरेज है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। बेसिकली ये एक ऐसी स्टोरेज है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही फास्ट एक्सेस हो पाता है। तो ये एक तरह की स्टोरेज है जो बेसिकली हर प्रोजेक्ट में आपको यूज़ होगी ही होगी। उसके बाद आपको क्लाउड वॉच के बारे में पता होना चाहिए। क्लाउड वॉच बेसिकली मॉनिटरिंग की तरह है कि आप अपनी इंफ्रा को मॉनिटर कर सकते हो, आप अलर्ट्स लगा सकते हो कि कुछ गड़बड़ है हो रही है, क्या कुछ गड़बड़ है या नहीं हमारे प्रोजेक्ट में। तो वो आप सब चीज़ें देख सकते हो, आप लॉग्स देख सकते हो इसके अंदर। फिर कुछ कॉमन, अगर आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट करोगे तो आपको क्लाउड फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए। क्लाउड फ्रंट बेसिकली एज लोकेशंस होती है जिससे आप
जो भी आपका सर्वर में डेटा है, उसको आप बहुत ही ईज़िली, बहुत ही फ़ास्ट एक्सेस कर पाते हो। तो वहाँ पे हम क्लाउड फ्रंट का यूज़ करते हैं और रियल प्रोजेक्ट में ये 100% यूज़ होता ही होता है। इस तरह की ये सर्विसेज़ हैं, मतलब बेसिकली ये सारी सर्विसेज़ एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज़ होती ही होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ और सर्विसेज़ भी होती है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक, जो एक तरीका है जिससे आप अ, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको फुल कंट्रोल के साथ अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो आप EC2 का यूज़ करोगे। अगर आपको उसको थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपके पास मतलब चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाए, अपने आप हो जाए, तो आप ECS का यूज़ करोगे, ECR का यूज़ करोगे, ECS फॉरगेट का यूज़ करोगे, जो अपने आप ही सब कुछ बना देता है। इसी में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक वर्चुअल मशीन बनाएगी, फिर आपको खुद ही उसको पूरा मैनेज करना पड़ेगा, पूरा सेटअप करना पड़ेगा, खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर आप ECR और ECS को यूज़ करोगे, तो आपको बेसिकली कोड लिखना है, इमेज बनानी है, तो फिर वो अपने आप ही डिप्लॉय कर देगा, ऑटो स्केल कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। ऑटो स्केल से मुझे याद आया कि एक सर्विस और होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है इलास्टिक, बेसिकली इलास्टिक लोड बैलेंसर, जो आपको पता होना चाहिए। फिर उससे पहले मैं इलास्टिक स्टॉक की बात कर रहा था। अगर आपको और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है जब भी आप किसी चीज़ को डिप्लॉय करते हो, बिकॉज इसके अंदर आपके पास कंट्रोल कम हो जाता है कि आप चीज़ों को कैसे डिप्लॉय करें, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं आपके पास कम हो जाता है। तो बट अगर आपको कोई सिंपल एप्लीकेशन करनी है तो आप इसका यूज़ कर भी सकते हो, बट ऐसा होता है। तो हमारे पास एक इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है, जिसको जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्विस है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा मतलब बेसिकली पता होना चाहिए कि होता क्या है। फिर कुछ और भी होते हैं सर्विसेज, जैसे कि API गेटवे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली बैकएंड्स में जो API वगैरह होती है, उनको करने में काम आता है कि कैसे उन APIs को डिप्लॉय करना है। तो वो सब चीज़ें सेटअप करने के लिए API गेटवे होता है। बेसिकली ये एक तरह का गेट है जिसके थ्रू हम उन API को हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रूल्स लगा देते हैं कि कौन उन APIs को हिट कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में ये भी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, बिकॉज़ सिक्योरिटी सबसे पहले आती है जब भी आप एक रियल प्रोजेक्ट को बनाओगे। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि कॉस्ट एक्सप्लोरर होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमने जो सर्विसेज़ ऑन कर रखी है, कौन-कौन सी सर्विस ऑन है, उन मतलब उनकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो वो सब चीज़ें हम कॉस्ट एक्सप्लोरर से देख सकते हैं। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके बारे में बेसिकली लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता और आप सर्विसेज ऑन कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट आ रही है, तो फिर आपके लिए वो एक नाइटमेयर बन जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं सोचा कि आपको बता दूं पहले, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। तो बेसिकली अगर आपको चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है, तो आपके पास क्लाउड वॉच है, कॉस्ट एक्सप्लोरर है। इन सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप इनको स्टार्ट करोगे तो इसकी कॉस्ट कैसे लगती है। फिर और भी कुछ कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होती है, जैसे कि AWS लैम्बडा, जो बेसिकली एक अपने आप ही सेटअप किया हुआ एक वर्चुअल मशीन है, जो अपने आप ही सेटअप हो जाता है। आप उसको बस बता दो मुझे किस तरह का कोड, किस लैंग्वेज आपको डिप्लॉय करना है, और आपकी एक मशीन बन जाती है। तो वो सब चीज़ें भी हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको एक समरी देता हूँ कि मैंने आपको क्या-क्या बताया, जिससे कि आप चीज़ों को से अच्छी तरह से क्लियर कर सको कि आपने क्या-क्या सीखा, आपने क्या-क्या पढ़ा, आपने क्या-क्या लर्न किया। तो सबसे पहले मैंने आपको डेवऑप्स की एक देसी भाषा में आपको समझाया कि डेवऑप्स होता क्या है, डेवऑप्स के अंदर हम क्या करते हैं। तो उसके अंदर हम ऑटोमेशन करते हैं,
हम सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को स्मूथ बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स जो होती है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, जैसे कि टेस्टिंग, डेवलपमेंट, एक्सेट्रा, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, वो सब चीज़ें आसान हो सके, वो होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको डेवऑप्स में हम किन किन कॉमन टूल्स के बारे में, किन किन कॉमन टूल्स के ऊपर हम काम करते हैं, उसकी आपको एक लिस्ट दी और आपको एक ओवरव्यू दिया। उसके बाद एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में चीज़ें कैसे होती है, वर्क फ्लो कैसे होता है, उसका आपको एक स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन दिया। फिर मैंने आपको एक बहुत ही मोस्ट फेमस क्लाउड सर्विस जिसका नाम AWS है, तो उसकी कुछ कॉमन सर्विसेज की लिस्ट दी, बताइए आपको जो आपको पढ़ना होगा चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।